हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। मेरा नाम मुकेश है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं अपनी माँ के कमरे में बैठा हैरान निगाहों से उन्हें देख रहा था। मुझे उनकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच बोल रही है। मैं तुरंत बोला था, आप किस तरह की बात कर रही है मम्मी? मैं कैसे किसी बंगालन लड़की से शादी कर सकता हूँ? उन लोगों को तो बिल्कुल भी बोलने चालने की तमीज़ नहीं होती और ना ही उठने बैठने की। आप जानती है हम किस क्लास के लोग हैं। लोगों में हमारा उठना बैठना है, और अगर मैं अपनी बीवी को लेकर सोसाइटी में मूव नहीं करूँगा तो ना मेरी इज्जत होगी और ना ही मेरे काम की। आपको ये बात समझनी होगी। मैं एकदम गुस्से से बोला था। मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। मेरी मम्मी फ़ौरन बोली, देखो मुकेश, मैं तुम्हारी बात बहुत ही अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन ये तुम्हारे दादा की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम शादी किसी बंगालन लड़की से करो, और बंगाली भी इंसान ही होते हैं। इसमें कौन सा दिक्कत है जो तुम इतना हो हल्ला मचा रहे हो? वो फ़ौरन मेरी बात सुनकर सहनशीलता से बोली थी, जबकि मैं उन्हें बस देख कर रह गया था। मैं और उन्हें समझाना चाहता था, मगर वो बोली, देखो, अगर तुमने अपने दादा की ख्वाहिश का सम्मान नहीं किया तो तुम्हें उनकी जायदाद से भी कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारे चाचू, तुम्हारे ताऊ, सबको ये बात मालूम है कि तुम्हारे दादा ने मरने से पहले ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि तुम्हारी शादी किसी बंगालन लड़की से हो। और अब अगर मैं तुम्हारी शादी किसी अपनी ज़ात की लड़की से करवाऊंगी तो सब बहुत ही ज़्यादा बातें बनाएगी और तुम्हें जायदाद से भी बाहर कर दिया जाएगा। और मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहती जिससे बाद में नुकसान हो। मैं अपनी मम्मी की ये बात सुनकर खामोश हो गया था। मुझे अपना कारोबार करना था और इसके लिए मुझे एक मोटी रकम की ज़रूरत थी जो दादा की जायदाद से ही हासिल हो सकती थी। इसलिए मैं खामोशी से बैठा रहा था और मम्मी की तमाम तर बातें सुनने लगा था जो मेरे रिश्तेदारों में फैल चुकी थी। अगर दादा ये इच्छा मेरे सामने जाहिर करते या मेरी माँ के सामने जाहिर करते तो हम इस बात को वहीं दबा देते, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगने देते। मगर उन्होंने भी बहुत ही चालाकी का काम किया था। उन्होंने पूरे ख़ानदान को जमा किया था और उसके बाद अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुकेश की शादी तुम लोग किसी बंगाली लड़की से करना, और अगर ऐसा ना किया गया तो मुकेश को मेरी जायदाद से कुछ हासिल नहीं होगा। यही वजह थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। दादा का अंतिम संस्कार हो चुका था, जिसकी वजह से अब मेरी शादी की बातें घर में चल रही थी। सबका कहना था कि मुकेश की शादी जल्द से जल्द करवाई जाए, क्योंकि दादा की ये आखिरी ख्वाहिश थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश जितनी जल्दी पूरी हो जाए उतना ही बेहतर है। मैंने कई बार मम्मी को ये बात समझाने की कोशिश की कि वो तो अब इस दुनिया में से चले गए हैं, उनका इस दुनिया से अब कोई लेना देना नहीं है। अब आप सबसे बात करके तो देखिए, मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, मैं कैसे उस लड़की के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली थी, तुम्हें आगे की ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बड़ा समझौता करना ही पड़ेगा। तुम्हारी आगे की लाइफ बहुत ही बड़ी है। अगर तुमने अपने दादा की जायदाद को ठुकरा दिया तो तुम्हारे लिए मैं बहुत ही प्रॉब्लम पैदा होगी। और इन्हीं सब बातों की वजह से मैंने अपना सर झुका दिया था। पैसा एक ऐसी लालच है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, और मैं भी इस लालच के आगे बेबस हो गया था। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों से चल रही थी। लड़की तलाश कर ली गई थी और जल्द मेरी मंगनी का फंक्शन रखा जाना था। हम लोग खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे दादा पुश्तैनी अमीर थे, इसलिए शादी भी बड़े पैमाने पर की जा रही थी। मैंने सबको समझाने की कोशिश की भी कि शादी को बड़े पैमाने पर ना किया जाए। वैसे भी दादा के देहांत को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, मगर किसी ने मेरी बात को नहीं सुना था। उन लोगों का कहना था कि दादा की ये भी एक ख्वाहिश में शामिल था कि मुकेश की शादी जब किसी बंगाली लड़की से करवाई जा रही हो तो शादी बहुत ही धूमधाम से करनी है, बिल्कुल भी शादी में कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरे पोते की शादी इतनी पर जानी चाहिए कि सबको पता चले कि शादी हमारे परिवार में हो रही है। ये सब बातें सुनकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा था। बेवजह के तमाशे होने थे, और जब लड़की को देखा जाता तो लोग 100 तरह की बातें बनाते।
एक तो बंगाली काले होते हैं, यही बात मुझे परेशान कर रही थी। आगे मेरी नस्ल भी पैदा होनी थी जो समाज में आगे बढ़ती। अगर वो लोग भी काले पैदा होते तो ये समाज उन्हें बिल्कुल कबूल नहीं करता। यही वजह थी कि मैं भी हद से ज़्यादा परेशान था। मम्मी उस लड़की को मेरे सामने ढेरों तारीफ़ें करती थी। मुझे बताती थी कि वह बहुत ही खूबसूरत है, वह ऐसी है, वह वैसी है, तुम एक बार उसकी तस्वीर तो देखो। मगर मैं हमेशा इनकार कर देता था। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी तस्वीर देखने की, जब वह आएगी तो मैं देख लूँगा कि वे कैसी दिखती है। अभी मेरे सामने फिजूल बातें करने की आपस में परहेज़ करें। मेरी मम्मी कई बार मुझ पर ऐसी बातों पर गुस्सा भी हो जाती थी कि तुमने तो बात को बेवजह का बढ़ा चढ़ा कर रखा हुआ है। शादी तो एक लड़की से ही करनी होती है, अब वो भला वे बंगाली हो या कोई और ज़ात की हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मगर मैं उन्हें अपनी स्थिति समझा नहीं पा रहा था कि ऐसा फ़र्क पड़ता है कि बंगालियों में फ़र्क होता है। उनकी ज़बान, उनका रंग रूप, उनके उठने बैठने का अंदाज़ सब कुछ अलग होता है। उनमें बिल्कुल तमीज़ और तहज़ीब नहीं होती। मगर शायद मैं इस बार गलत साबित होने वाला था और जिससे मैं नाखबर था। वक्त तेज़ी से गुजरता चला गया और हम सब मंगनी करने के लिए उनके घर पहुंच गए। मेरा स्वागत बहुत ही शानदार अंदाज में किया गया था, मगर मैं ऐसा था कि सर झुकाए रखा, नाक पर भी रुमाल रखा हुआ था, क्योंकि मुझे मछली की बदबू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। सब लोग ये समझ रहे थे कि मैं शर्म आ रहा हूँ, मगर बात दरअसल कुछ और थी। मुझे यहाँ पर आती हुई बदबू बिल्कुल भी कबूल नहीं थी। मुझे अंदर ले जाया गया और उनकी रस्मों के मुताबिक हमारी मंगनी की रस्म शुरू हो गई। मम्मी ने लड़की को लाने को कहा, मगर उनके घर वालों ने फ़ौरन मना कर दिया कि हमारे यहाँ एक ये भी रस्म है कि लड़की दूल्हे के सामने तब तक नहीं आएगी जब तक उसकी शादी दूल्हे से नहीं हो जाती। मैंने हैरत से अपनी माँ को देखा कि अब ये कौन सा नया रस्म है, मगर मम्मी ने कंधे उठाकर इशारा कर दिया कि शांत रहो। उनके बुज़ुर्गों ने ही मुझे अंगूठी पहनाई और मेरी रस्म पूरी की। इसका मतलब था कि मेरी मंगनी अब उस लड़की से हो चुकी थी। मैं तो बहुत ही परेशान था। मैंने अपने दोस्तों में से किसी को भी अपनी शादी की दावत नहीं दी थी, क्योंकि मैं अपना मजाक बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था। मंगनी वाले दिन की तमाम तारीखें वगैरह तय कर दी गई थी कि किस दिन रिसेप्शन होगा और किस दिन बारात होगी। मेरा तो दिल चाहता था कि मैं बस एक ही फंक्शन करूं और अपना काम तमाम कर लूं, मगर यहाँ पर तो पूरे के पूरे फंक्शन किए जाने थे, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल खामोशी से मुंह बनाकर बैठा हुआ था। वक्त तेज़ी से गुजरता चला गया और मायों का दिन भी सर पर आ पहुँचा। मम्मी को मैंने पहले ही समझा दिया था कि लड़की वालों से कह दो कि वह अपने घर ही मायों कर ले, हमारे घर आकर तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कुछ दोस्तों को मायों पर बुलाना चाहता हूँ। मम्मी ने गुस्सा किया था, ये क्या तरीका है, मैं लड़की वालों से ये बात कैसे कहूँ, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। अगर लड़की वाले मेरी मायों की रस्म में आए तो मैं मायों की रस्म से उठकर चला जाऊँगा, फिर आप सबको संभालती रहना। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी खामोश हो गई थी। न जाने उन्होंने लड़की वालों को किस तरह राज़ी किया था कि वे मायों के दिन नहीं आ रहे थे। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों को मायों की दावत दी थी और रिसेप्शन पर भी बुलवाया था, क्योंकि मैं बारात में किसी को लेकर नहीं जाना चाहता था। मुझे पता था वहाँ कई तरह के तमाशे होगी और अगर मेरे दोस्तों के बीच ये बातें आ गई तो बहुत ही मजाक बना जाएगा। अभी भी लोग मेरी इस बात पर हंस रहे थे कि तुम एक बंगाली लड़की से कैसे शादी कर रहे हो, वे लोग तो बहुत ही अलग होते हैं। मगर मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। मायों की रस्म बहुत ही अच्छे से गुजर गई थी। शुक्र था कि मायों की रस्म में मेरा मूड भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे दोस्तों ने बहुत ही शोर शराबा और डांस वगैरह किया था। मैं कुछ देर के लिए ही सही आने वाली मुसीबत को भूल चुका था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और बारात का दिन भी करीब आ गया था। आज मैं उस लड़की को ब्याह करके अपने घर लाने वाला था। आज मैं उसकी सूरत देखता कि वे कैसी है, मगर मुझे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि लड़की बिल्कुल आम होगी, जैसे बंगाली लोग होते हैं। मुझे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और कुछ बंगाली तौर पर भी चीज़ें पहनाई गई थी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अब लोग बहुत ही ढोल धमाके के साथ बारात लेकर गए थे। वहाँ पर मेरा स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था, जबकि मैं तो उन लोगों की तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था
शुक्र था कि आज शादी मैरिज हॉल में रखी गई थी, वरना बदबू से मेरा हाथ बेहाल हो जाता। मैं अपनी मम्मी का हाथ थाम कर स्टेज तक पहुंचा था। थोड़ी देर के बाद ही दुल्हन के आने का शोर हो गया था। उसके बाद शादी की रस्में पूरी होनी थी। थोड़ी देर और गुजरी जब लड़की भी आती हुई नज़र आ गई थी। मैं खड़ा नहीं होना चाहता था, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे आंखें दिखाई थी, जिसकी वजह से मैं स्टेज के पास पहुंच गया। मैंने उसका हाथ थाम कर उसे ऊपर स्टेज पर ले आया। उसने घूंघट निकाल रखा था, जिसकी वजह से मैं अभी तक उसका चेहरा नहीं देख पाया था। थोड़ी देर बाद ही शादी की रस्में पूरी होना शुरू हो गई थी और कुछ घंटों बाद ही वे पूरे नियम के साथ मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। इस पल मुझे इतना गुस्सा आ रहा था जिसकी हद नहीं थी, मगर मेरा गुस्सा बेबसी की शक्ल में ले चुका था, क्योंकि मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। दिल चाहता था कि मैं शादी को छोड़कर भाग जाऊं, इतनी दूर के कभी ना भी ना लूं। मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी थी। मैं किसी को अपनी तकलीफ़ नहीं बता पा रहा था। परिवार के लोग इतने खुश थे जिसकी कोई हद नहीं थी, क्योंकि उनके मुताबिक मैंने दादा की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया था और ये बात भी हकीकत थी कि मुझे जायदाद का एक बड़ा हिस्सा दिया जा रहा था, क्योंकि मैं दादा की ख्वाहिश के मुताबिक उनका सम्मान कर रहा था। खाना खोल दिया गया था और फिर विदाई का शोर उठ गया था। मैंने दिल ही दिल में ठंडा आह भरा था कि यहाँ के घुटन भरे माहौल से मेरी जान छूट रही है, क्योंकि लम्हा दरा लम्हा जो लोग आ रहे थे, उनका बात करने का अंदाज़, उनकी छोटी मोटी रस्में और उनकी शरारतें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, जो मेरे चेहरे से साफ झलक रही थी। एक दो बार मैंने बुरी तरह से झाड़ भी दिया था, जिसकी वजह से मेरी मम्मी काफ़ी शर्मिंदा हुई थी और मुझे लगातार आंखें दिखाकर मेरा मूड सही करने को बोल रही थी, मगर मैं तो उनकी तरफ भी देखना ज़रूरी नहीं समझ रहा था। भला मैं उनकी तरफ देखता ही क्यों, उनकी वजह से ही तो ये सब कुछ हो रहा था। अगर वे वक्त पर एक्शन ले लेती और सबको समझाती कि ये गलत है, एक लड़के की ज़िंदगी का सवाल है। अगर वे किसी बंगाली को पसंद ही नहीं करता तो फिर उसकी शादी उस जात में क्यों करवाई जा रही है। मगर मेरी मम्मी भी लालच में आ गई थी और मुझे भी उन्होंने लालची बना दिया था, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया गया था। इंसान का एक हमसफ़र ही होता है जो उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारता है, और मैं चाहता था कि मैं अपना हमसफ़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चुनूं, क्योंकि ज़िंदगी मुझे गुजारनी है, किसी और ने नहीं। विदाई के वक्त मेरी दुल्हन सबके गले लग रही थी और ये बात मुझे बहुत ही बुरी लग रही थी कि विदाई हो रही है, वे दुनिया नहीं छोड़ रही। फिर ये लोग इतने अजीब तरह क्यों रो रहे थे। मैं तो अपनी मम्मी के पास जाकर खड़ा हो गया था कि जल्दी से जल्दी ये तमाशा ख़त्म हो और मैं घर की तरफ बढ़ूँ। शुक्र था कि मैंने अपनी किसी दोस्त को नहीं बुलाया था। अगर वे यहाँ आ जाते और इन लोगों का रोना धोना देख लेते तो समाज में जितना मजाक मेरा बनता, उसकी कोई हद नहीं थी। मुझे इतना अंदाज़ा तो था कि ज़रूर परिवार में बातें बनेगी और इतनी बातें बनेगी कि मेरी मम्मी भी परेशान होगी, और दिल में ही दिल में इस बात को लेकर बहुत ही खुश था कि उन्हें भी पता चले कि असल बला क्या होती है। थोड़ी देर बाद इन लोगों का रोना धोना ख़त्म हुआ और हम लोग गाड़ी में बैठ गए। सफ़र शुरू हो चुका था और मैं एक कोने में बैठा अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। कई बार मेरी मम्मी ने मुझे इशारों में अपनी पत्नी से बात करने को कहा, लेकिन मैं तो ऐसा हो गया था जैसे गाड़ी में मौजूद ही ना हो। क्यों मुझे उस लड़की से अजीब सी घिन आ रही थी, मगर मैं बिल्कुल भी किसी पर ये बात जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर मैं उस वक्त किसी पर ये बात जाहिर करता तो बेवजह मुझे ही बातें सुनाई जाती कि नई नवेली दुल्हन के साथ तुम कैसा बर्ताव कर रहे हो। एक लंबी दूरी के बाद हमारा घर आ गया था। मम्मी ने हम दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया था, जबकि मैं तो नाखुश शक्ल बनाए उसके साथ खड़ा था। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी के अभी अपने कमरे में जाकर आराम कर लेता, मगर परिवार वाले साथ ही खड़े हुए थे, इसलिए मुझे भी खड़ा रहना पड़ रहा था। अभी तक मेरी पत्नी ने चेहरे पर घूंघट ओढ़ रखा था। न जाने क्यों मुझे अब उसके घूंघट से खींच महसूस हो रही थी। लगा कि ये बेवजह का तमाशा है, चेहरा ढकने की क्या ज़रूरत है, चेहरा उठा लिया जाए तो बेहतर होगा। ऐसी भी कौन सी हूर की परी है जो चेहरा छुपा कर बैठी हुई है। मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि वे लड़की नहीं बल्कि खूबसूरती की बला है, जिसे देखकर मैं दंग रह जाने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद मम्मी ने कुछ पारिवारिक रस्में अदा की और उसके बाद मेरी कुछ कज़न्स वगैरह मेरी दुल्हन को लेकर मेरे कमरे में छोड़ गई।
अभी तक उसने घूंघट नहीं उठाया था। मैंने मम्मी से धीमी आवाज़ में पूछा, उसने घूंघट क्यों नहीं उठाया? ये तमाशा किस बात का है? मेरी बात सुनकर मम्मी ने मेरे सिर पर चपत लगाया और गुस्से में बोली, अरे बेवकूफ़, ये एक रस्म होती है। उनके परिवार में कहा जाता है कि पति से पहले लड़की की शक्ल कोई नहीं देखेगा। इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये दुल्हन तो तुम्हारी ही है और तुम्हारे लिए ही उसने इतना बनाव श्रृंगार किया है। अब कोई और देखे तो क्या ही फ़ायदा, जबकि मैंने खींच से सिर झटका था। बेवजह के ड्रामे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गया, क्योंकि मेरी कमर इतनी अकड़ गई थी कि मुझसे अब बहुत ही सबके बीच बैठा नहीं जा रहा था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी नई नवेली दुल्हन की तरह सिर पर घूंघट ओढ़ कर बैठी हुई थी। मैंने अपने कमरे को देखकर भी खींच से सिर झटक दिया था। न जाने किसने मेरे कमरों को फूलों की पत्तियों से सजाया था। मैंने तो अपनी मम्मी को साफ मना कर दिया था कि बेवजह के तमाशे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कमरे में एक भी गुलाब का फूल भी होना नहीं चाहिए। मुझे गंदगी से सख्त नफरत थी, मगर अब हर जगह ही फूल बिखरे हुए थे। मैं चुपचाप जाकर वॉशरूम चला गया और ताकि कुछ देर को फ्रेश कर सकूं, ठंडे पानी का शावर के नीचे खड़े होकर मैंने खुद को शांत किया और नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आ गया। अभी भी वह उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। मैं अचानक बोल पड़ा, किस बात के तमाशे है ये सब? मुझे ये हरकतें बिल्कुल भी तुम्हारी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। खैर, मेरे बिस्तर से उठो और आइंदा मेरे बिस्तर पर बैठने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं समझता कि तुम मेरी चीज़ों का इस्तेमाल करो। मेरी आवाज़ सुनकर साफ तौर पर उसके शरीर में कपकपी छा गई थी, जो मुझे दिख रही थी, मगर मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह अब तक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। मैं अब सहन करने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए मैं उसके करीब गया और उसका बाजू सख्ती से अपने हाथों में ले लिया। मैंने उसके बिस्तर से खींचकर उसे नीचे उतारा। इस धक्का मुक्की में उसका घूंघट उतर गया और जैसे ही मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे पर गई, मुझे अपना वजूद बिखरता हुआ महसूस हुआ। वह लड़की नहीं सचमुच स्वर्ग की परी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई खूबसूरत राजकुमारी उतारी गई हो। उसका खूबसूरत गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील जैसी आँखें, छोटी सी नाक, प्राकृतिक गुलाबी गाल और पंखुड़ियों जैसे होंठ जिन पर लाल लाल लिपस्टिक लगी हुई थी। मेरे गले में कांटे चुभने लगे। उसके बाल भी उसके कंधों से नीचे तक लहरते हुए थे। एक पल के लिए मैं ऐसा हो गया जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। वे लड़की नहीं बल्कि सचमुच कोई अप्सरा लग रही थी, मगर मैंने तुरंत खुद पर काबू पा लिया। हाँ, वह बेशक बहुत हसीन थी। उसका रंग काला नहीं था, बल्कि वह गोरी रंगत की मालिक थी, मगर उसके बावजूद भी वे मुझे कबूल नहीं थी, क्योंकि वे बंगालन थी। मैंने तुरंत ही उसे झटके से अपने बिस्तर से दूर किया और उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, आज मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात समझा रहा हूँ कि मुझसे मेरी चीज़ों से दूर रहना, और ख़बरदार जो तुम मेरे बेड पर बैठी, मैं तुम्हारा हाल ख़राब कर दूँगा। उसकी आंखों में बेकाबू आंसू जमा हो गए थे, जो मुझे साफ तौर पर दिख रहे थे, मगर मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं उसे नज़रअंदाज करके बिस्तर पर लेट गया और कंबल मुँह तक ओढ़ कर करवट बदल चुका था, मगर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने इतनी खूबसूरती ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। यही वजह थी कि मैं उसे कुछ और नहीं कह पाया, वरना मैंने बहुत कुछ सुनाने का इरादा कर रखा था। मुझे अपनी मम्मी की बातें याद आने लगी, जब वे मुझे अक्सर समझाती थी कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। हमने जो लड़की तुम्हारे लिए चुनी है वह बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं इस बात पर हैरान था कि उन्हें इतनी जल्दी ऐसी लड़की कैसे मिल गई थी और इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिली थी। मैं मम्मी से इन सब चीज़ों के बारे में अब पूछना चाहता था, और मैं ये भी पूछना चाहता था कि दादा ने बंगाली लड़की से शादी ही क्यों करवाई। आखिर उसके पीछे भी कोई बात थी जो मुझसे छुपाई गई थी, मगर अब मैं सारे राजों का उजागर करना चाहता था। रात जैसे तैसे गुजर ही गई। वे यकीनन ज़मीन पर सोई थी, मगर मैंने ये देखना भी गवारा नहीं किया। मेरी आँख करीब 10 बजे के आसपास खुली। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मगर वे कहीं भी मौजूद नहीं थी। यकीनन वे तैयार होकर नीचे चली गई होगी। मुझे अचानक ही उस पर बहुत गुस्सा आया कि वे मुझसे बिना पूछे नीचे क्यों गई, जबकि आज हमारी शादी की पहली सुबह थी। हाँ, हमने सुहागरात नहीं मनाई थी, मगर हम शादीशुदा जोड़ा था, और मेरी मम्मी ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि शादी की सुबह तुम दोनों साथ बाहर आना।
यही सब मैं अपने दिमाग में अभी दोहरा रहा था जब अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वे नहाई धोई सी बाहर आई। मैंने दिल ही दिल में ठंडी आह भरी कि वह अकेले बाहर नहीं गई। वे अपने बाल तौलिया से सुखा रही थी और मैं उसे सादगी में देखकर भी हैरान था। वह वाकई कोई परी ही थी जो सादगी में भी क़यामत ढा रही थी। लेकिन मैंने तुरंत ही अपनी नज़रों को जविये बदल लिए, क्योंकि ये लड़की मेरे ऊपर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती थी और मैं इसे अपनी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं देना चाहता था। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, शुक्र है थोड़ी बहुत अक्ल तुम्हारे अंदर भी है। खैर तैयार हो जाओ, लेकिन बाहर मत जाना, मेरे साथ चलना। मम्मी ने कहा था कि सारे रिश्तेदार आए होंगे और तो तुम दोनों सुबह साथ ही आना। और एक बात और, अगर तुमने कमरे से कोई भी बात बाहर निकाली तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि हम दोनों के बीच होने वाली कोई भी बात बाहर जाए। वे चुपचाप सिर हिलाकर रह गई। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे वे गूंगी है, मगर फिर मैंने अपना सिर झटक दिया और चुपचाप वॉशरूम चला गया। वहाँ जाकर मैंने जल्दी जल्दी शावर लिया और कपड़े बदल कर बाहर आ गया। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को संवार रही थी। मैं उसकी खूबसूरती देखकर दंग था, लेकिन ज़बान से कुछ भी नहीं बोल रहा था। हाँ, मेरी आंखों में उसकी तरफ साफ साफ पसंदगी झलक रही थी, मगर ये शब्द भी कह नहीं सकता था, क्योंकि ये लड़की मेरी पसंद की नहीं थी और मैं अपनी पसंदीदा औरत को ही अपने दिल की चाबी सौंपने वाला था। मैंने जल्दी से उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोला, जल्दी करो, समझ नहीं आता बेवजह का तुमने वक्त बर्बाद कर रही हो। मुझे अपने दोस्तों की तरफ भी जाना है और फिर रात के लिए भी इंतज़ाम करने हैं। वह हाँ में सिर हिलाकर तुरंत ही अपनी चप्पल पहनने लगी। मैंने अपने बाल बना लिए और उसे देखने लगा। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। वह देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं अपने दिल की हालत खुद से भी छुपा नहीं पा रहा था। मेरे चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे, लेकिन मैंने इन तमाम चीज़ों को काबू में रखा था। उसके पास पहुंचकर मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखकर बोला, देखो, मैं एक बार फिर तुम्हें प्यार से ये बात अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि अगर तुमने बाहर जाकर किसी से भी कोई बदतमीज़ी करने की ज़रूरत महसूस की या फिर मुझे तुम्हारी तरफ से कोई भी शिकायत मिली तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुमने किसी से भी हमारे बीच होने वाली कोई भी बात बताई तो मैं तुम्हारा हश्र बहुत ही बुरा कर दूँगा। मैंने अब तक इस लड़की का नाम तक नहीं पूछा था, बस अपने ही हुक्म और उस पर जारी करता जा रहा था। मैं चुपचाप उसे लेकर बाहर आ गया। मम्मी पापा ने हमें देखकर कई नज़रों से निहारा। घर के बड़ों ने भी हमें देखकर खूब तारीफ़ें की। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत लग रही थी और ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी। उसके हुस्न के आगे मेरा हुस्न भी फीका पड़ रहा था। मैं अपने परिवार का सबसे खूबसूरत लड़का था, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल बेकार लग रहा था। सबने मेरी पत्नी की बहुत तारीफ़ की और मुंह दिखाई के रस्म के बाद उसे कई तोहफे दिए गए। हम सब ने नाश्ता बहुत ही खुशनुमा माहौल में किया था और फिर मैं अपने दोस्तों की तरफ चला गया। उसके बाद रात के रिसेप्शन के इंतज़ाम भी मेरे ही सर पर थे। क्योंकि फंक्शन मेरा था तो घर की तमाम जिम्मेदारी भी मेरे ही कंधों पर थी। रात में वे बेहद हसीन लग रही थी। मेरी तो नज़रें ही उस पर से हट नहीं रही थी, मगर मैंने फिर भी अपने चेहरे पर कोई रंग नहीं आने दिया। मैं जितना हो सकता था अपने चेहरे पर बहुत ही काबू और नाखुशी दिखा रहा था, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों को ये दिखाना चाहता था कि बेवजह मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। मेरी इजाज़त के बिना, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप लोगों ने मेरी शादी एक बंगाली लड़की से करा दी है, जो मैं कभी कबूल नहीं करूँगा। अचानक ही मुझे अपने दोस्तों का ग्रुप अपनी तरफ आता हुआ दिखा। जब मैंने अपनी पत्नी के कान में झुककर कहा, अपने चेहरे पर मुस्कान सजा कर रखना, मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके सामने बिल्कुल अच्छे से बर्ताव करना। उसने सिर को हल्की सी हरकत दी और मेरे साथ खड़ी हो गई। मेरे दोस्तों ने आते ही मुझे गले लगा लिया था और ढेरों शुभकामनाएं देने लगे थे। साथ ही चिढ़ाने लगे कि इतनी खूबसूरत दुल्हन तुम्हें कहाँ से मिल गई, जबकि मैं मुस्कुराकर सबको देख रहा था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी अचानक मेरे एक दोस्त ने मेरी पत्नी की ओर हाथ बढ़ाया ताकि वे उसका हाथ पकड़ सके। यह हरकत मुझे काफ़ी नागवार लगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी पत्नी थोड़ी घबरा गई थी, मगर उसने झिझकते हुए उसका हाथ थाम लिया। मेरी आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगी थी, लेकिन मैंने अपनी भावना किसी पर जाहिर नहीं की। न जाने क्यों मैं दिल ही दिल में अपनी पत्नी को लेकर बेहद पॉजिटिव हो रहा था। मैं नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे भी, क्योंकि वे वाकई बहुत ही खूबसूरत थी
उसकी खूबसूरती से मुझे एक पल के लिए डर भी महसूस हुआ कि कहीं ये खूबसूरती मेरे लिए आगे चलकर परेशानी ना बन जाए। थोड़ी देर बाद फंक्शन का अंत हो गया और सब अपने अपने घर लौट चले। मैं भी अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया, लेकिन न जाने क्यों मुझे अजीब सा गुस्सा आ रहा था। मेरे दोस्त का मेरी पत्नी का हाथ पकड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कमरे में आते ही मैंने उसका बाजू सख्ती से अपने हाथ में दबोच लिया और उसे दीवार से पिन करते हुए गुस्से से उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हारा नाम जो भी है, मगर ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर तुम्हारी तरफ किसी लड़के ने आंख उठाकर भी देखा या फिर मैंने तुम्हें किसी से आंखें मिलाते देखा तो याद रखना, तुम्हारी टांगें तोड़कर तुम्हारे गले में डाल दूंगा। तुम मुझे अभी जानती नहीं कि मैं किस बला का नाम हूँ। मेरा दहाड़ता हुआ अंदाज उसे डरा कर रख गया था। वह भीगी हुई आवाज़ में बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपसे वफादार रहूँगी। उसकी आवाज़ उसकी तरह ही खूबसूरत थी। एक पल के लिए मैं उसके जादू में बंध गया, लेकिन फिर मैंने उसे अपने से दूर धकेल दिया और वॉशरूम चला गया। मेरे अंदर एक अजीब सा लावा सुलग रहा था जो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था। ठंड में मैं ठंडे पानी के नीचे खड़ा होकर अपने अंदर उठती आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आया तो वे सोफे पर बैठी आंसू बहा रही थी। मेरा सब्र का बांध अब टूट गया था। मैं उसे देखकर गुस्से वाले अंदाज में बोला, क्यों, बहुत बुरा लग रहा है मुझसे शादी करके, या फिर कोई और बात है, या फिर किसी और के साथ तुम्हारा इश्क था जो अब आंसू बहा रही हो। मैंने तुम पर हाथ उठाया है जो तुम्हारी आंखों से ये टप टप मोती बह रहे हैं। मेरी बात सुनकर वे फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई और कांपते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी को पसंद नहीं करती। आप ही मेरी ज़िंदगी में पहले और आखिरी इंसान हैं। मैं अब दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जो आपको बुरी लगे। मैं रोऊंगी भी नहीं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इस कमरे से भी बाहर नहीं जाऊंगी। उसका अंदाज बहुत ही डरा सहमा हुआ था। यकीनन वे मेरे शब्दों से बेहद डर चुकी थी। मैंने उस पर एक नज़र डाली और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। उसके अलावा मैंने उससे कोई बात नहीं की, क्योंकि उसकी हालत को देखते हुए मुझे चुप रहना ही सही लगा। हमारी शादी को पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन इस एक हफ्ते के दौरान न मैंने अपनी पत्नी से कोई बात की और ना ही उसकी तरफ देखना ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उसकी तरफ देखता तो धीरे धीरे मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला जाता। वह लड़की बेहद खूबसूरत और बेहद मासूम थी। उसकी बातों से ही मुझे समझ में आ गया था कि वे बेहद साधारण और सरल स्वभाव की है। आज मैं अपनी मम्मी के पास जाकर उनसे कुछ सवाल करना चाहता था। यही सोचकर मैं आज काम से भी जल्दी वापस घर आ गया था। खाना बहुत ही खुशगवार माहौल में खाया गया और उसके बाद मैं अपने कमरे में जाने के बजाय अपनी मम्मी के कमरे में आकर बैठ गया। वे मुझे हैरानी से देख रही थी कि मैं इस समय उनके कमरे में क्यों आया हूँ। मैंने तुरंत उनके हाथ थाम लिए और उनकी तरफ देखते हुए बोला, देखिए माँ, मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ और ये बात आपको मालूम है। आपके कहने पर ही मैंने इस बंगालन से शादी की है, लेकिन अब मेरे कुछ सवाल है जिनके जवाब मैं आपसे ही चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने सिर को हाँ में हिलाया और मैंने गहरी सांस लेकर उनकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मुझे सच सच बताइए, आपने इतनी जल्दी इतनी अच्छी और खूबसूरत लड़की कैसे ढूंढी, और वे भी बंगाली जाति में? और दादा ने ये ख्वाहिश क्यों रखी थी? यकीनन उसके पीछे कोई वजह तो होगी। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी बिल्कुल खामोश हो गई और फिर थोड़ी देर बाद बोली, देखो, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी नई ज़िंदगी की खुशी से शुरुआत करो। बंगाली भी इंसान होते हैं। तुमने बेवजह इस बात को बढ़ा रखा है। लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हारे साथ वफादार भी है और तुम्हारी सेवा करना चाहती है। हर वक्त तुम्हारा आगे पीछे घूमती रहती है। फिर तुम क्यों उसके साथ इतनी बदसलूकी करते हो? मैंने तुम्हें देखा है, तुम उसकी तरफ देखते तक नहीं हो। ये गलत है। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और वह पूरे रीति रिवाज के साथ तुम्हारी पत्नी बनी है। अगर तुम उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करोगे तो याद रखना, जब भविष्य में तुम्हारी औलाद होगी और वे भी बेटी, तो उसके साथ भी यही सब होगा। ये एक प्रतिफल है जिसे हर किसी को भुगतना होता है। मैं मम्मी की बात सुनकर और उलझन में पड़ गया और अपना सिर झटक कर बाहर आ गया। उनके अंदाज से ही समझ गया था कि वे बात को घुमा रही है और सही बात बताना ही नहीं चाहती। मैं कमरे में आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी के लाइफ पार्टनर को लेकर क्या क्या सपने नहीं देखे थे। मैंने सोचा था कि जो मेरी ज़िंदगी में आएगी वे एक पढ़ी लिखी लड़की होगी, उसके साथ मैं समाज में उठूँ बैठूँगा।
अपने कारोबार में उसे शामिल करूँगा। हम दोनों पति पत्नी मिलकर अपने कारोबार को ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुँचाएंगे। लेकिन मेरे नसीब में आई भी तो एक बंगाली लड़की, और मुझे मालूम था कि उसके पास शिक्षा भी नहीं होगी। मैंने किसी से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा था कि वे पढ़ी लिखी है या नहीं। हाँ, ये बात थी कि वे बंगाली लोगों की तरह काली नहीं थी और ना ही उसकी भाषा खराब थी, केवल उसकी जाति ही बंगाली थी। बाकी सब तो वे बिल्कुल मेरी तरह ही थी। अभी मैं यही सब सोच रहा था जब अचानक वे मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा जब उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज़ में बोली, हम कब तक एक दूसरे से दूर रहेंगे? मुझे मेरा हक कब देंगे आप? मैं चाहती हूँ कि आप। अभी वे कुछ और कहती, इससे पहले ही मैंने उसका हाथ झटक दिया और बिना सोचे समझने का मौका दिया उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। मुझे उसका हाथ लगाना इतना बुरा लगा था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं उससे नफ़रत भरी नज़रों से देख रहा था। मैंने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। बाहर खड़े होकर दहाड़ा, खबरदार जो तुमने आइंदा मुझे छूने की कोशिश की, अब तुम जब तक यहीं पर बंद रहोगी जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। वे दरवाज़ा पीटने लगी थी मगर मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और अपने कमरे में आकर सो गया। रात कतरा कतरा कर पिघलती चली गई। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने कमरे में नज़र दौड़ाई मगर वे कहीं भी मौजूद नहीं थी। एक पल के लिए मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वे लड़की वाकई मासूम थी। उस एक हफ्ते के बीच में मैंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि वे मुझसे प्यार भी करने लगी थी। वे चोरी चोरी मुझे देखती थी और मेरे सारे काम वही करती थी। इस एक हफ्ते के दौरान उसकी मौजूदगी ने मेरे कमरे को भी भरा भरा कर दिया था। अपनी रात के बर्ताव को याद करके मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई थी और मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने यही सोचा कि अब मैं उसे स्टोर रूम से बाहर निकाल कर समझाऊंगा कि कुछ दिन के लिए मुझे वक्त दो, क्योंकि मैं अभी तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। मैं जिस तरह का लाइफ पार्टनर अपनी ज़िंदगी में चाहता था तुम वे नहीं हो। यही सोचकर मैं अपने कमरे से निकलकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। मेरा दिल अजीब सी कश्मकश में था मगर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। वह नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर में बिल्कुल भी हरकत नहीं हो रही थी। यकीनन वह डर से बेहोश हो गई थी क्योंकि स्टोर रूम में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। मैंने एक बात और महसूस की थी कि वे रोशनी में रहने वाली लड़की थी। मैंने फ़ौरन उसे अपनी बाहों में उठाया और जल्दी से कमरे के अंदर ले आया। मैंने उसके चेहरे पर पानी की छींटें मारी तो वे एकदम हड़बड़ा कर उठ गई और रोने लगी। साथ ही वे हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। उसकी हालत देखकर मैं और ज़्यादा शर्मिंदगी की गहराइयों में गिर गया। हाँ, मैं इस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वह मुझे एक आँख नहीं सुहाती थी, मगर फिर भी मुझे बहुत दुख हुआ। वे मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। अगर आप मेरे करीब नहीं आना चाहते और इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं आपको बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूँगी। मगर मैंने उसके करीब बैठकर उसके आंसू पोंछे और उससे माफ़ी मांगी। लेकिन अब मेरे दिल में ये बात घर कर चुकी थी कि मैं मम्मी से इन सब चीज़ों के बारे में पूछकर ही रहूँगा कि दादा ने मेरी शादी किसी बंगाली से क्यों करवाई और इतनी खूबसूरत लड़की आपको कैसे मिली। यही सब सोचकर मैं मम्मी के पास चला गया और कह दिया कि अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं उसे अभी छोड़ दूँगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे आखिरकार सच्चाई बता ही दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे दादा ने जवानी में एक खूबसूरत बंगाली औरत से शादी की थी और उनसे उनका एक बेटा पैदा हुआ था, मगर बंगाली होने की वजह से उन्होंने उसे समाज में वे स्थान नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए था। उनके बेटे की शादी के बाद ये लड़की पैदा हुई थी, मगर एक कार एक्सीडेंट में तुम्हारी दादी और तुम्हारे ताऊ इस दुनिया से चले गए थे। फिर यही लड़की इस दुनिया में बची थी जो तुम्हारे दादा की पहली पत्नी के परिवार से थी और इसी वजह से तुम्हारे दादा ने हमें ये बताया था कि उन्होंने तुम्हारी शादी इस लड़की से करवानी है। यही कारण है कि हम सब मजबूर थे और तुम ही वह एकलौते व्यक्ति थे जो इस लड़की की उम्र के भी थे और दादा के चहेते भी थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारा नाम लिया। ये सब सुनकर मैं दंग रह गया था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरे ताऊ की बेटी थी। मैंने तुरंत कमरे में आकर उससे दोबारा माफ़ी मांगी और ख़ुद को खूब खरी खोटी सुनाई कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे पहले ही सच्चाई जान लेनी चाहिए थी। उसके साथ रहते रहते मुझे ये भी पता चला कि वे एक पढ़ी लिखी लड़की है।
हाँ, वह बंगाली जाति से है, मगर उसके पास शिक्षा भी है और समझदारी भी। और फिर कहते हैं ना, कुछ फैसले ऊपर वाले की तरफ से होते हैं। जैसा हम सोचते हैं कई बार वैसा नहीं होता। मगर अब मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुश हूँ और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मुझे अपनी माजी की गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमें बेवजह किसी बात को तुल नहीं देना चाहिए। जो भगवान ने दिया है उस पर शुक्र अदा करके ज़िंदगी जी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर रब को हमारी हरकतें बुरी लग गई तो वह हमसे वे भी छीन लेगा जो उसने हमें दे रखी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।